की संसद में सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक दलों ने साथ दिया और सर्वसम्मति से फैसला हुआ, बातचीत के माध्यम से फैसला हुआ। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है मेरे भाइयों बहनों। और मैं औरों को भी हमेशा कहता हूं, अड़ोस पड़ोस के देशों को भी कहता रहता हूं, जैसे हिंसा के रास्ते पर गए हुए लोगों को भी कभी न कभार बातचीत के रास्ते पर आना पड़ता है, वैसे अड़ोस पड़ोस में भी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, मानवता के अधिष्ठान पर कर रहा है। जब नेपाल में भूकंप आया, चंद घंटों में, ऐसा नहीं कि भाई जरा पूछो तो क्या हुआ है, जरा जानकारी लो क्या हुआ है, ऐसा करो अफसरों का डेलीगेशन भेजो, देखो जरा क्या मुसीबत आई है, ऐसा करो भाई कोई अपने रिश्तेदार वहां तो पूछो भाई हुआ क्या है। ऐसा इंतजार नहीं किया। आज दिल्ली में ऐसी सरकार है जो हर पल नजर आती है, हर जगह पे नजर आती है। और चंद घंटों में भारत से जो भी हो सकता था, ये मानवता का काम था, नेपाल के चरणों में जाकर के हमारे लोग बैठ गए और उनकी सेवा में लग गए और आज भी सेवा चालू है। नेपाल हमारा पड़ोसी है, वो दुखी हो और हम सुखी हो, ये कभी संभव नहीं होता। उसके सुख में भी हमारा सुख समा हुआ है। श्रीलंका, आपको हैरानी होगी, जब मैं नेपाल गया प्रधानमंत्री बनने के बाद, नेपाल जाना है तो 70 मिनट नहीं लगती है। दिल्ली से नेपाल जाना हो 70 मिनट नहीं लगती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल पहुंचने में 17 साल लग गए। फिर से हम गए, संबंधों को फिर से जोड़ा, अपनापन। आज नेपाल भारत पे भरोसा कर रहा है, भारत नेपाल का सुख दुख का साथी बना है। श्रीलंका, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उसके बाद कोई प्रधानमंत्री की स्टैंड अलोन विजिट नहीं हुई थी। कितने साल बीते। हमारा पड़ोसी है। आए दिन हमारे तमिलनाडु केरल के मछुआरे और उनके मछुआरे आपस में भिड़ जाते, लेकिन उधर कोई जाता नहीं था। हम गए, इतना ही नहीं, जाफना, जहां 20-20 साल तक बम और बंदूक का ही कारोबार चलता था, उस जाफना में जाकर के उन दुखियारों के आंसू पोंछने का काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। एक प्रधानमंत्री के रूप में जाफना जाने का सौभाग्य मुझे मिला। हमारे पड़ोस में मालदीव, आइलैंड पर बसा हुआ देश,
टूरिज्म की दृष्टि से काफी आगे बढ़ा है। अचानक एक दिन उनके यहां पानी के सारे संयंत्र खराब हो गए। पूरे देश के पास पीने का पानी नहीं था। आप कल्पना कर सकते हो, कोई देश के पास पीने का पानी न हो, कितना बड़ा गहरा संकट आया। मालदीव से हमें मैसेज आया कि ऐसी मुसीबत आई है। एक पल का इंतजार नहीं किया भाइयों बहनों, हवाई जहाज से पीने का पानी पहुंचाया मालदीव में। दूसरे दिन स्टीमर से पानी पहुंचाना शुरू कर दिया। और जब तक उनके वो मशीन चालू नहीं हुई, पानी की व्यवस्था दोबारा पुनर्जीवित नहीं हुई, हमने मालदीव को प्यासा नहीं रहने दिया। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। अफगानिस्तान संकटों से गुजर रहा है। लंबे अरसे से आए दिन वो गांव झेलता चला जा रहा है। हर पल अफगानिस्तान को मरहम लगाने का काम हिंदुस्तान करता आया है। अफगानिस्तान फिर से एक बार खड़ा हो जाए, क्योंकि हम सब बचपन से काबुली वाला से तो बहुत परिचित है। जब काबुली वाले की बात करते हैं तो हमें कितना अपनापन महसूस होता है। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश रही है भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना, भारत में निरंतर विकास को आगे बढ़ाना और अपने अड़ोस पड़ोस के देशों से दोस्ती बना करके, साथ और सहयोग लेकर के आगे चल पड़ना। सार्क देशों का समूह, उसमें एक नया प्राण पुरने का प्रयास किया है, सफलतापूर्वक प्रयास किया है। वरना पहले सार्क देशों के मंच का उपयोग तू मैं के लिए होता था, कभी भारत को घेरने के लिए होता था। आज सार्क देशों के लोग जितने साथ चल सकते हैं उनको लेकर के इन सार्क इकाई को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना हमने देखा है। हमने घोषित किया है कि 2016 में हम अवकाश में एक सार्क सैटेलाइट छोड़ेंगे जिसकी सेवाएं सार्क देशों को मुफ्त में देंगे, जो शिक्षा के काम आए, जो आरोग्य के लिए काम आए, जो किसानों को काम आए, जो मछुआरों को काम आए, सामान्य जन को काम आए। अभी हम बीच में सोच रहे थे कि सार्क देश कनेक्टिविटी के लिए गंभीरता से सोचें, और हम जानते हैं आज विकास में कनेक्टिविटी का महत्व बहुत है। आप समुद्री मार्ग से जुड़िए या रेल मार्ग से जुड़िए या रोड मार्ग से जुड़िए, जुड़ना जरूरी है। यूरोप के देशों को ये लाभ मिला हुआ है। एक देश से दूसरे देश चले जाओ, पता तक नहीं चलता देश कब बदल गया। क्या ये सार्क देशों के बीच नहीं हो सकता है? हमने मिलकर के सामूहिक निर्णय करने का प्रयास किया नेपाल में, लेकिन आप जानते हैं कुछ लोगों को जरा तकलीफ होती है। लेकिन कुछ लोगों की तकलीफ के लिए क्या रुकना चाहिए? हमारे काम को हमने रोक देना चाहिए? हमने अटक जाना चाहिए क्या? ठीक है, आपको मर्जी, आप वहां रह जाइए, हम तो चल पड़े भाई। और हमने क्या किया? एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है भाइयों बहनों। इसका प्रभाव आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो तो वक्त बताएगा।
नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, इन 4 देशों ने एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके कनेक्टिविटी का एक पूरा काम तय कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। ये आगे चल करके नॉर्थ ईस्ट से जुड़ेगा, वहां से ये म्यांमार से जुड़ेगा, वो इंडोनेशिया, थाईलैंड, पूरब हिंदुस्तान, पूरब के विश्व की तरफ भारत को कनेक्टिविटी की एक ताकत देगा। एक नया भारत का बदला हुआ संबंधों का एक नया विश्व खड़ा हो जाएगा। भाइयों बहनों, एक निश्चित समझ के साथ भारत अपनी भूमिका भी अदा करे। भारत बड़े होने के अहंकार से नहीं, हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहता है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है। भारत में नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे कृषि में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, हमारा पूर्वी हिंदुस्तान, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे उड़ीसा हो, ये हमारा जो इलाका है, ये मानना पड़ेगा कि वहां विकास की ज्यादा जरूरत है। अगर वहां पर विकास हो गया और हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर और पूरब का छोर बराबर हो गए, तो भारत बहुत तेज गति से दौड़ने लग जाएगा। और इसलिए भारत के इस पूर्वी छोर पर आर्थिक विकास का एक नया अभियान हमने चलाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का अभियान चलाया है, फर्टिलाइजर के कारखाने शुरू कर रहे हैं, गैस की पाइपलाइनें लगानी है, बिजली पहुंचानी है। आप मुझे बताइए, आजादी के इतने सालों के बाद बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या आज के युग में बिजली के बिना गुजारा संभव है? भाइयों बहनों, हमने सपना संजोया है। 5 साल के भीतर भीतर हम देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली मैंने भेजने के लिए, देने के लिए तैयार है। ये हम करके रहेंगे। दुबई में रहने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने एक महत्वपूर्ण योजना घोषित की है। हमारे देश में लोगों को पहले बैंक अकाउंट नहीं थे, हमने हर हिंदुस्तानी का बैंक अकाउंट खोल दिया। एक काम किया, भारत में हमारे देश के नागरिकों को इंश्योरेंस नहीं है, बीमा नहीं है, उसके परिवार में कोई आपत्ति आ जाए तो पीछे वालों को देखने की कोई व्यवस्था नहीं। हमने 3 योजनाएं लगाई हैं। एक प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और इंश्योरेंस के लिए कितना पैसा देना है। एक स्कीम ऐसी है कि जिसमें 1 महीने में सिर्फ 1 रुपया देना है, 12 महीने में 12 रुपया। हमारे देश का गरीब से गरीब व्यक्ति दे सकता है कि नहीं दे सकता है? मुझे बताइए, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? गरीब से गरीब व्यक्ति 1 रुपया महीने में दे सकता है कि नहीं दे सकता है? महीने का 12 रुपया, साल भर का 12 रुपया, साल भर का 12 रुपया देगा
उसे 2 लाख रुपयों का सुरक्षा का बीमा मिला। दूसरी योजना है जिसमें उसे और भी मददें मिलेगी, वो है 1 दिन का 90 पैसा, 1 रुपया भी नहीं, 1 दिन का 1 रुपया भी नहीं। आज तो चाय भी 1 रुपये में मिलती नहीं है। मैं जब चाय बेचता था तो 1 रुपया भी नहीं मिलता था। लेकिन आज 1 रुपये में चाय नहीं मिलती है। 1 दिन का 90 पैसा, साल भर के 330 रुपए, और उसे भी ये सुरक्षा कवच मिलेगा। नेचुरल मृत्यु होगा, नेचुरल, अकस्मात नहीं हुआ है, सहज, तो भी उसके परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। हमने लोगों से आग्रह किया है कि रक्षाबंधन के पर्व पर, हमारे देश की परंपरा है, हम अपनी बहनों को भेंट सौगात देते हैं, कोई न कोई गिफ्ट देते हैं। मैं मेरे गल्फ कंट्रीज में रहने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आग्रह करता हूं, इस बार राखी के त्योहार पर आप अपनी बहन को ये जीवन सुरक्षा योजना दे दीजिए। अगर आप 600 रुपया बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दोगे तो हर साल उसको 12 रुपये से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कटता जाएगा, और आपकी बहन को 2 लाख रुपए का सुरक्षा का कवच मिल जाएगा। और दोनों योजना ले लेंगे, उतने पैसे जमा करा दिए तो 4 लाख रुपया उसके चरणों में आपकी तरफ से पहुंच जाएगा। भाइयों बहनों, हमने समाज जीवन को एक सुरक्षित बनाना है, हमारी नई पीढ़ी को शिक्षित बनाना है, देश को आधुनिक बनाना है। और आज अब विश्व का भारत की तरफ आकर्षण बढ़ा है, उस परिस्थिति का हमने लाभ उठाना है और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने मुझे जो सम्मान दिया, प्यार दिया, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा होगा। ये बदले हुए माहौल का असर हर भारतवासी के दिल पर भी होता है। और मुझे लगता है कि विश्व भर में जो हमारा भारतीय समुदाय पहुंचा है, उस भारतीय समुदाय को भी आज एक नई ऊर्जा, नई शक्ति मिली है। आज जब मैं अबू धाबी आया, दुबई आया, तो कुछ बातें मेरे ध्यान में आई हैं, उसके विषय में भी आज आपको मैं कह करके जाना चाहता हूं। एम्बेसी के संबंध में, काउंसिल के संबंध में आपकी शिकायतें रहती हैं, नहीं रहती है? नहीं रहती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रहती है तो भारत सरकार ने मदद नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। इस मदद नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग दुनिया भर में फैले हुए हमारे भारतीय भाई
बहन उसका उपयोग कर सकते हैं ताकि आपकी बात आगे पहुंच सकती है। मोबाइल फोन के द्वारा भी आप उनका संपर्क कर सकते हैं। एक दूसरा काम किया है, ई-माइग्रेट पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके द्वारा इस प्रकार से हमारे प्रवासी भारतीयों को कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो, तो उनको इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। ये ई-माइग्रेट पोर्टल पर अपनी बात रख करके वो मदद ले सकता है। इसकी एक व्यवस्था की गई है ताकि यहां दूर दूर से आपका वहां जाना बहुत तकलीफ होती है। मुझे ये भी बताया गया कि कहीं कहीं पर ई-माइग्रेट पोर्टल का उपयोग करने में नागरिकों को दिक्कत होती है। इसके लिए भी मैंने हमारी एम्बेसी को आदेश किया है कि वे ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसका 30 दिन के भीतर भीतर सॉल्यूशन दें। आज 17 अगस्त है, 17 सितंबर तक सॉल्यूशन दें, ऐसा मैंने उनसे कहा है। और मुझे विश्वास है कि हमारे एम्बेसी के भाई ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं कहीं आता है उसका रास्ता निकालेंगे। एक और काम मैंने कहा है कि हां, भारतीय समुदाय ज्यादातर वर्कर्स हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो भागते रहें, और इसलिए हमने कहा है कि हम समय समय पर जहां हमारे भारतीय भाई समुदाय रहते हैं वहां जाकर के काउंसलर कैंप लगाएं। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, और वहीं जाकर के उनसे बैठे बातचीत करें और उनकी समस्या के समाधान के लिए योग्य व्यवस्था करें। मैं यहां ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये भूभाग ऐसा है कि जहां मेरे गरीब तबके के भाई बहन रहते हैं, मजदूरी करने के लिए यहां आए हो, अमेरिका के लिए कुछ कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन अगर आपके लिए नहीं कुछ करता तो मैं बेचैन हो जाता। और इसलिए हमने एक और काम किया है। इन दिनों विदेशों में कभी कभी जाते हैं तो हमारे भारतीय भाई कभी कभी संकट में जाते, अचानक बीमारी आ गई, कुछ हो गया, कभी कोई कानूनी पचड़े में फंस गए, बेचारे जेल चले गए, तो दुनिया के बाहर कौन उनको देखने वाला, परिवार तो है नहीं। और इन हमारे कभी कभी मुसीबत में कोई परिवार आ जाए तो उनकी मदद करने के लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड ICWF स्थापित किया गया है। सब दूतावासों को ये वेलफेयर फंड दिया गया है, और इसलिए ऐसी मुसीबत में कोई फंस गया हो तो उनको कानून की मर्यादा में रह करके जो मदद हो सकती है, कोई अगर जेल में बंद हुआ है तो कम से कम उसको खाना पीना मिल जाए, मानवता की दृष्टि से कोई व्यवस्था हो जाए, इन सारे कामों के लिए एक फंड की हमने व्यवस्था की है। हमने ये भी निर्णय किया है इस फंड के द्वारा दूतावास, काउंसिल में काउंसिलर सुविधाएं और अच्छी कैसे बने, जो नागरिकों की भलाई के लिए हो, उनके लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। जिनको कानूनी सलाह की जरूरत पड़ेगी और अगर वो खुद इसको करने के लिए स्थिति नहीं है, कभी कभार तो
1000-2000 का दंड बेचारा नहीं भर पाता, उसके कारण जेलों में सड़ता रहता है। ऐसे लोगों को मदद करके, भारतीय नागरिक होने के नाते उनको मदद करना, इसके लिए वेलफेयर फंड का उपयोग हो ताकि वो संकटों से बाहर आ सकें। ये भी हमने व्यवस्था करने के लिए कहा है। मैं जानता हूं यहां पर स्कूलों में एडमिशन में कितनी दिक्कत होती है, आपके बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई की कितनी दिक्कत होती है। मैंने यहां के संबंधित लोगों से बात कही है और मैंने कहा है कि अधिक स्कूलें कैसे बने, इसकी चिंता मैंने की है। देखते हैं, मुझे विश्वास है कि आगे वाले दिनों में उसका भी लाभ आप लोगों को मिलेगा। मुझे विश्वास है मेरे भाइयों बहनों कि जो आपकी छोटी मोटी बातें मेरे ध्यान में आई थी, इसको पूरा करने का मैंने एक प्रयास किया है। मैं फिर एक बार आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दुनिया में कहीं पर भी मेरा भारतवासी है तो हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते हैं। हमारा खून का रंग काफी है। वो धरती का नाता काफी है। और इसलिए आइए मेरे साथियों, हम सब मिलकर के जहां भी हो, मां भारती का माथा ऊंचा करने के लिए, गौरव से जीवन जीने के लिए एक माहौल बनाने में शरीक हो। और आपका योगदान, आपकी शक्ति, सामर्थ्यवान, आपके परिवार को भी भला करने में काम आए, देश का भी भला करने के लिए काम आए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी पूरी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए। भारत के कोने कोने में आपके अपने गांव में आवाज पहुंचनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। I invite to stage our Honorable Mananiya Prime Minister, Mananiya Narendra Modi ji. May I request to add standing ovation, please.